सोचिए, हमारे इतिहास की किताब का एक ऐसा पन्ना जिसे शायद ही कभी खोला गया हो। एक ऐसी कहानी जो अगर पूरी हो जाती तो आज हमारे देश का नक्शा, हमारी किस्मत, सब कुछ बिल्कुल अलग होता। ये सवाल अक्सर हमारे जहन में आता है ना? कि अगर अंग्रेज नहीं तो फिर कौन? क्या होता अगर ब्रिटिश राज का साया इस जमीन पर कभी पड़ता ही नहीं? इतिहास एक और नाम की तरफ इशारा करता है। एक ऐसी ताकत जो हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत का सपना देख रही थी। और मजे की बात यह है कि वो अपनी मंजिल के बेहद बेहद करीब पहुंच चुकी थी। ये कहानी है फ्रांस की। हाँ, फ्रांसीसियों की। एक ऐसी जिद, एक ऐसी महत्वाकांक्षा की जिसने भारत में एक यूरोपीय साम्राज्य की बुनियाद तो रख दी, लेकिन उस बुनियाद पर इमारत कोई और खड़ी कर गया। तो शुरू में बिल्कुल दूसरी यूरोपीय ताकतों की तरह फ्रांसीसियों का भी प्लान बड़ा सिंपल था। यहां आओ, मसाले और कपड़े खरीदो और खूब सारा पैसा कमाओ। मतलब उनका मकसद था ट्रेड, टेरिटरी नहीं, मुनाफा, सल्तनत नहीं। तो 17वीं सदी के बीच की बात है। फ्रांसीसियों ने धीरे धीरे भारत के तटों पर अपने पैर जमाने शुरू किए। 1664 में उन्होंने बनाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले सूरत में फैक्ट्री खोली, फिर मसूलीपट्टनम और फिर बंगाल के चंद्रनगर में भी अपनी पोस्ट बना ली। लेकिन उनका असली घर, उनका गढ़, वो बना पौंडीचेरी, एक छोटा सा गांव जो आगे चलकर उनके सबसे बड़े सपने का केंद्र बनने वाला था। और फिर सीन में एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। एक गवर्नर जो सिर्फ हिसाब किताब और मुनाफा नहीं देखता था, नहीं, वो एक दूरदर्शी था, एक मास्टर रणनीतिकार, और उसका नाम था जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। एक तरफ जहां कंपनी बस अपने फायदे नुकसान के हिसाब में उलझी हुई थी, वहीं डुप्ले की नजरें हिंदुस्तान के नक्शे पर थीं। उसका दिमाग बिल्कुल साफ था। उसने समझ लिया था कि असली ताकत जहाजों में लदे माल से नहीं आएगी, असली ताकत तो यहां की सियासत को कंट्रोल करने से मिलेगी। पता है, डुप्ले ने वो चीज़ देखी जो उस वक्त कोई और यूरोपी नहीं देख पा रहा था। उसने महसूस किया कि मुगल सल्तनत की वो शानदार इमारत अब अंदर से खोखली हो चुकी थी, और उसने सोचा कि इन्हीं खंडहरों पर एक नया, एक यूरोपीय साम्राज्य खड़ा करने का ये बिल्कुल सही वक्त है। और उसका प्लान कमाल का था, बिल्कुल एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह। उसने यहाँ के लोकल राजा महाराजाओं के आपसी झगड़ों में दखल देना शुरू कर दिया। एक छोटी सी लेकिन बहुत ही प्रशिक्षित सेना बनाई। इसमें थे हिंदुस्तानी सिपाही, लेकिन उनको लीड कर रहे थे फ्रांसीसी अधिकारी। और इस सेना के दम पर वो बन गया किंग मेकर। सोच के देखिए, वो जिसे चाहता उसे ताज पहनाता और जिसे चाहता उसे गद्दी से उतार देता। तो इस शतरंज के खेल की बिसात बिछी दक्षिण भारत में। जगह थी कर्नाटक। ये वो मैदान था जहां फ्रांस और ब्रिटेन दोनों अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। मोहरे थे यहां के लोकल नवाब, लेकिन खेल हिंदुस्तान की किस्मत का हो रहा था। डुप्ले ने कर्नाटक और हैदराबाद दोनों जगहों पर गद्दी के लिए अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। एक तरफ थे चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग, जिन्हें फ्रांस सपोर्ट कर रहा था, तो दूसरी तरफ थे अनवरुद्दीन और नासिर जंग, जिनके पीछे आके खड़े हो गए थे अंग्रेज। मतलब सामने से तो लग रहा था कि हिंदुस्तानी नवाब आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन असल में ये एक प्रॉक्सी वॉर थी। कठपुतलियां यहां नाच रही थीं, पर डोरियां तो यूरोप में बैठे दो दुश्मन खींच रहे थे। और शुरुआत में डुप्ले का प्लान कमाल का काम कर गया। उसकी राजनीतिक चालें, उसकी सैन्य रणनीति, अंग्रेज हर मैदान में उससे पिछड़ रहे थे। एक के बाद एक, जीत पर जीत, फ्रांसीसियों के कदम चूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। देखते ही देखते दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्रांसीसी प्रभाव में आ गया। एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब सबको लगने लगा था कि हिंदुस्तान के अगले शासक अंग्रेज नहीं बल्कि फ्रांसीसी ही होंगे। वो सपना जो डुप्ले ने देखा था अब लगभग लगभग पूरा होने ही वाला था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में भी एक जबरदस्त मोड़ आने वाला था, क्योंकि डुप्ले के सामने अब एक नया खिलाड़ी आ खड़ा हुआ था। एक ऐसा शख्स जो उसी की तरह साहसी था, उसी की तरह चालाक था। नाम रॉबर्ट क्लाइव। जिस वक्त फ्रांसीसी सेना ने त्रिचिनोपोली में अंग्रेजों को घेर रखा था, रॉबर्ट क्लाइव ने एक ऐसी चाल चली जिसकी किसी में कल्पना भी नहीं की थी। उसने आगे बढ़कर सीधा कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर हमला बोल दिया। ये एक इतना बड़ा जुआ था, इतना बड़ा रिस्क था कि या तो ये अंग्रेजों को पूरी तरह बचा लेता या फिर हमेशा के लिए खत्म कर देता। पूरे 53 दिन, 53 खौफनाक दिन रॉबर्ट क्लाइव और उसके सिर्फ 210 सिपाही हजारों की दुश्मन फौज के सामने उस किले को पकड़े रहे।
1751 की अर्काट की ये घेराबंदी इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। इस एक लड़ाई ने सिर्फ इस जंग का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास का रुख फ्रांसीसियों के खिलाफ मोड़ दिया। और फिर फ्रांसीसियों को सबसे बड़ा झटका लगा, रॉबर्ट क्लाइव से नहीं बल्कि उनकी अपनी ही सरकार से। पेरिस में बैठे अधिकारियों ने, जो इस लड़ाई से थक चुके थे, उन्होंने इस फ्रांसीसी सपने के वास्तुकार को, डुप्ले को, अपमानित करके वापस फ्रांस बुला लिया। जिस आदमी ने सब कुछ बनाया था, उसी का सपना उसी की आंखों के सामने तोड़ दिया गया। डुप्ले के जाते ही फ्रांसीसी ताकत बिखरने लगी और जो आखिरी कील उनके ताबूत में ठोकी गई वो थी 1760 में वांडीवाश की लड़ाई में। इस निर्णायक लड़ाई में अंग्रेजों ने बची खुची फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह रौंद डाला और हिंदुस्तान में उनके साम्राज्य के सपने को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फ्रांसीसी ये बाजी हारे क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि एक जीती हुई बाजी उनके हाथ से निकल गई? देखिए, इसके पीछे कई सारी बड़ी वजहें थीं। नंबर 1, ब्रिटिश नेवी। समुद्र पर उनका राज था जिससे वो फ्रांसीसियों की सप्लाई लाइंस आराम से काट देते थे। नंबर 2, सरकार से समर्थन की कमी। फ्रांसीसी सरकार ने ड्यूप्ले के बड़े प्लान्स को उतना समर्थन नहीं दिया जितना अंग्रेज सरकार ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। तीसरा, लीडरशिप। रॉबर्ट क्लाइव जैसा साहसी और चालाक लीडर फ्रांसीसियों के पास नहीं था। और शायद सबसे जरूरी, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का जो बेहिसाब खजाना अंग्रेजों के हाथ लगा, उसने उन्हें इस जंग को लड़ने के लिए कभी न खत्म होने वाला पैसा दे दिया। आज भी उस अधूरे फ्रांसीसी सपने के निशान हमें मिलते हैं। पौंडीचेरी की शांत गलियों में, उनके पीले रंग के मकानों में, उनके खूबसूरत कैफे में। ये एक ऐसे भविष्य की हल्की सी परछाई है जो कभी सच नहीं हो पाया। इतिहास सिर्फ उन कहानियों का नाम नहीं है जो पूरी हो गईं, ये उन कहानियों को भी याद रखता है जो होते होते रह गईं। तो बस एक पल के लिए सोचिए, अगर उस दिन डुप्ले को वापस ना बुलाया गया होता तो क्या आज हमारे देश का नक्शा ब्रिटिश लाल रंग की जगह फ्रांसीसी नीले रंग में रंगा होता?